नमस्कार दोस्तों। स्टोरी ऑडियो बुक मुंबई चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कार के अंदर अनाया और हर्षवर्धन की बातचीत। अब तक आप लोगों ने सुना कि हर्षवर्धन अनाया से पूछता है, क्या तुम मल्हार अंकल को पहले से जानते हो? अनाया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं उनको नहीं जानती, लेकिन वह मेरी मां को जानते थे। मैंने एक बार मेरी मां और मल्हार अंकल को साथ देखा था। मुझे यह तो नहीं पता कि वह दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं, लेकिन जिस तरह से मेरी मां उनके साथ बिहेव कर रही थी और अच्छे से बर्ताव कर रही थी, यह बात पक्की थी कि वह दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। और मुझ शक है कि किसी को पता चल गया है कि कपूर खानदान मुझे वापस लाने के लिए उसे गांव में गया है और मैं अभी भी जिंदा हूं। इसीलिए मल्हार अंकल को रास्ते से हटाने की कोशिश की गई है। यह सुनकर हर्षवर्धन गंभीर होकर बोला, यह बात छोटी नहीं है बीवी। अगर सिर्फ शक के बिना पर मल्हार अंकल जैसे इंसान को मारने की कोशिश की जा सकती है, जो एक वक्त पर अंडरवर्ल्ड पर राज कर चुके हैं, तो अगर तुम अनाया बनकर कपूर खानदान में गई तो तुम पर खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं अभी भी तुमसे यही कहूंगा कि एक और बार सोच लो कि क्या तुम सच में कपूर खानदान में वापस लौटना चाहती हो। अनाया कॉन्फिडेंस आवाज में बोली, अब तो मेरा इरादा और पक्का हो चुका है, क्योंकि मुझे इतना तो पता चल चुका है कि जिसका भी हाथ इन सब के पीछे है वह काफी ज्यादा चालाक और पावरफुल है, और वह इंटरनेशनल सिक्योरिटी के खुफिया राज तक जानता है। तो जाहिर सी बात है वह काफी अच्छी पोजीशन पर होगा। और मुझे तो इस बात पर भी शक है कहीं वह कोई बहुत ज्यादा ताकतवर इंसान ना हो, क्योंकि छोटा मोटा इंसान मेरी मां को नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। मेरी मां की पहचान बहुत ज्यादा ऊपर तक थी। उन्होंने तकरीबन हर फील्ड में अपना नाम बना लिया था। हालांकि उन्होंने अपनी पहचान छुपाई थी। उनके कई सारे ऐसे राज्य हैं जिनके बारे में तो अब तक मैं भी नहीं जानती। अनाया उसकी पूरी बात सुनकर हर्षवर्धन परेशान होकर बोला, अगर तुम कह रही हो सच में ऐसा हुआ है, बच्चे, तो बात काफी गंभीर है, क्योंकि जैसा तुम कह रही हो वह इंसान इतना चालाक और इतनी डीप प्लानिंग कर सकता है और यहां तक कि जितेंद्र के घर तक पहुंच सकता है। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। उसने खुद को काफी अच्छी तरह से छुपाया हुआ है। ऐसा लगता है जैसे उसकी नजर बहुत पहले से गीता मां पर थी और उसे उसके आसपास रहने वाले हर इंसान की इंफॉर्मेशन बहुत अच्छे से है। अनाया उसकी गर्दन पर अपने हाथ कसते हुए और उसके कंधे पर सिर टिकाते हुए बोली, तुम सही कह रहे हो हस्बैंड, लेकिन अब खेल खत्म करने का वक्त आ गया है। मुझे अब सामने आना ही होगा ताकि वह अपनी चाल बहुत अच्छे से चल सके और अपने बिल से बाहर आए। यह सुनकर हर्षवर्धन की पकड़ उस पर कश गई। वह गुस्से में अनाया को घूरते हुए बोला, मेरी बीवी, कोई चारा नहीं है जो चूहे को बिल से निकलने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाए। याद रखना बीवी, तुम पर तुमसे भी ज्यादा मेरा हक है। इसीलिए अगली बार खुद के लिए ऐसी किसी भी चीज के बारे में सोचने से पहले 10 बार सोच लेना कि तुम क्या कर रही हो। अनाया उसकी ओर बिना देखे उसकी गर्दन पर एक किस करते हुए सिडेक्टिव अंदाज में बोली, मुझे पता है मिस्टर हस्बैंड, मिसेस रावत का हक मिस्टर रावत पर खुद से भी ज्यादा है, लेकिन अगर मैं छुपाकर गुमनाम जिंदगी जीती रही तो मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि मेरी मां को किसने मारा। इसके लिए मुझे सामने आना ही होगा और उसकी शुरुआत कल से ही होगी। कल मैं वापस उस खुफिया माउंटेन वाले गांव में जा रही हूं ताकि मैं कपूर खानदान में वापस लौट सकूं। अब कपूर खानदान के अच्छे दिन खत्म होने की बारी है। वही उसकी बात सुनकर हर्षवर्धन समझ गया कि उसकी बीवी के दिमाग में जरूर कोई शैतानी प्लान चल रहा है। उसकी पूरी बात सुनकर तो हर्षवर्धन के चेहरे पर भी एक डेविल मुस्कान थी। उसे अपनी बीवी का यह अंदाज बहुत पसंद था। वह सामने वाले के वार करने का इंतजार नहीं करती थी। वह उससे पहले ही सामने वाले को जमीन पर पटक देती थी। लेकिन हर्षवर्धन इस बात से अनजान था कि उसकी बीवी पूरा एक जन्म लगा दिया इस चीज को समझने में कि उसे लोगों पर दया नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि लोगों के पैरों तले जमीन खींच लेनी चाहिए ताकि वह खुद सर्वाइव जिंदा रह कर सके। क्योंकि अनाया ने परिवार के प्यार के चलते अपनी सौतेली बहन जानवी
और अपने पति विशाल को अपने होश सामने एक कमरे में रोमांस करते देखने के बाद भी कुछ नहीं किया। और वो तो खुद इतनी बेवकूफ थी कि अपनी सौतेली मां रवीना कपूर को अपनी सगी मां गीता की जगह दी। उसकी माफी की वजह से उसने अपना पिछला जन्म नर्क से भी बुरी गुजारी थी, जिसने उसे अपने पिता, अपनी सौतेली मां और अपनी सौतेली बहन ने उसे धोखा दिया था। यह तक कि उसके पति ने भी उसका इस्तेमाल किया। क्या अनाया खुद को बचा पाएगी उन अनजान दुश्मन से? और क्या आगे हर्षवर्धन अनाया को खतरे में डालने देगा? और इन सब की वजह से क्या कोई नया मोड़ आएगा इनकी जिंदगी? हर्षवर्धन के कमरे में अब तक वो लोग घर आ चुके थे और हर्षवर्धन किसी कंगारू के तरह अपनी बीवी से चिपका हुआ था। वह उसे नाराज भी था, हालांकि उसकी मैच्योर पर्सनैलिटी को यह सूट नहीं कर रहा था। लेकिन जब से अनाया उसकी जिंदगी में आई थी, तब से उसके बिहेवियर में काफी बदलाव आ चुका था। वह कभी कभार अनाया के सामने किसी छोटे बच्चों की तरह बिहेव करता था और उस पर डिपेंड हो जाता था। हालांकि आज भी दुनिया के लिए उसकी पर्सनैलिटी इतनी ही सख्त थी। कोई भी उसके सामने नजरें उठाने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन बस उसकी बीवी के सामने वह मासूम हो जाता था। दरअसल अनाया ने उसे बता दिया था कि वह कल वापस लौट रही है, इसीलिए हर्षवर्धन से नाराज था और उसे बेचैनी हो रही थी, तो वह अनाया को छोड़ ही नहीं रहा था। अनाया भी उसके दिल का हाल समझ सकती थी, क्योंकि उसके दिल में भी यही उथल पुथल चल रही थी कि वह कैसे हर्षवर्धन के बिना रहेगी। वह हर्षवर्धन के गालों को दोनों हाथों से पकड़ते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, हर्ष, अब इतने भी उदास मत हो। तुम जानते हो कि अगर तुमने इसी तरह से मायूस शकल बनाई तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। हर्षवर्धन भी उसके होठों पर एक किस करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोला, लेकिन तुम जा क्यों रही हो? बीवी, तुम अपने प्लान को कैंसल भी कर सकती हो। हम कोई और तरीका खोज लेंगे उस गद्दार को बाहर लाने के लिए। अनाया उसकी आंखों में देखते हुए बोली, लेकिन मैं उन लोगों को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहती। मैं उन लोगों को 3-3 मारना चाहती हूं। उन लोगों ने मेरी मां के साथ जो कुछ भी किया और मुझे एक घटिया जिंदगी जीने के लिए बस खंडहर जैसे गांव में छोड़ दिया। मैं उन्हें उनसे भी बदतर जिंदगी देना चाहती हूं। उसके लिए मुझे वहां जाना होगा, और वैसे भी कुछ ही वक्त की बात है। एक बार मुझे अपने परिवार की सच्चाई पता चल गई, उसके बाद मैं तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगी, और वैसे भी हम छुपकर तो मिल ही सकते हैं। फिर एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, लाइक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, इतना बोल एक आंख मार दी। यह सुनकर हर्षवर्धन उसे वापस किस करते हुए बोला, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा बीवी, और अगर तुम वहां चली गई तो मुझे तुम्हारे बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, ना ही हम ठीक से बात कर पाएंगे, और एक दूसरे को कांटेक्ट करने के लिए भी हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि जैसा कि तुमने कहा कि तुम वहां फोन लेकर भी नहीं जाओगी। यह सुनकर अनाया को कुछ याद आया। वह उसकी गोद से उठते हुए बोली, तुम रुको, मैं अभी आता हूं। इतना बोलकर वह इस कमरे में एक बड़े से लोकल जैसे बॉक्स के पास गई। वह बॉक्स वजन में काफी ज्यादा भारी था। अनाया उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर एक कांच का ब्रीफ केस था। वह उसे लेकर बाहर आई और हर्षवर्धन के पास जाकर बैठने लगी, तो हर्षवर्धन से वापस अपनी गोद में बिठा देता है। अनाया उसकी हरकत से मुस्कुरा देती है। हर्षवर्धन की नजरें बस उसके हाथ में पकड़ी हुई चीज पर ही थी। उसकी आंखों में साफ साफ क्यूरियोसिटी दिख रही थी कि अनाया क्या लेकर आई है। वह बॉक्स हर्षवर्धन की ओर बढ़ते हुए बोली, यह वो जरिया है जिससे हम दोनों हमेशा एक दूसरे से बात कर सकते हैं और एक दूसरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। यह सुनकर हर्षवर्धन की आंखें बड़ी हो गईं, क्योंकि उसे साफ साफ दिख रहा था कि उसे ब्रीफ केस में बस एक वॉच है, वह भी काफी अजीब तरह की। तभी उसकी नजरें अनाया के हाथ पर जाती हैं, क्योंकि ऐसी ही वॉच अनाया के हाथ में भी थी। हालांकि वह थोड़ी अलग थी, उसकी डिजाइन भी अलग थी, लेकिन वह काफी हद तक उससे मिलती जुलती थी। वैसे आप लोगों को शक हो रहा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि अनाया के हाथ में तो एक रोबोटिक वॉच थी जो उसकी मां ने उसके लिए छोड़ी थी, तो ऐसी दूसरी कैसे हो सकती है? आपका शक बिल्कुल सही है। अनाया जो वॉच हर्षवर्धन के लिए लाई थी,
वह भी एक माइक्रो रोबोट ही था, लेकिन उसमें कुछ चीज अलग थी। अनाया के पास जैसे मेडिकल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है, वैसे उसके पास अपनी मॉम से ज्यादा तो नहीं, लेकिन काफी अच्छी नॉलेज थी। और प्रोग्रामिंग और माइक्रोचिप की मैन्युफैक्चरिंग अनाया भी कर सकती थी। और दूसरी जो भी कोडिंग करनी होती है, वह कोडिंग रोबोट रेम कर देता है। इसीलिए वह वॉच अनाया ने खुद बनाई थी, और उसकी एडवांस्ड फीचर्स अनाया के हाथ में बंधे रोबोट रेम ने प्रोग्राम किए थे। अनाया को भी इलेक्ट्रॉनिक चीजों में काफी इंटरेस्ट था। हालांकि वह कंप्यूटर की कोडिंग और हैकिंग में इतनी एक्सपर्ट नहीं थी, लेकिन उसकी वह कमी रोबोट रेम पूरी कर देता था। लेकिन उस रॉबर्ट की काफी अच्छी नॉलेज थी, इसीलिए उसने अपनी मां की वॉच से इंस्पायर होकर एक वॉच बनाई थी। उसके कोड रोबोट रेम ने लिखे थे, इसीलिए वह उसके साथ काफी अच्छे से कोऑर्डिनेटर कर सकती थी। वह उसे वॉच को निकलते हुए हर्षवर्धन के ओर बढ़ाती है और उसका हाथ पकड़ती है। तभी उसकी नजर हर्षवर्धन के हाथ में पहनी हुई वॉच पर जाती है। उसने तकरीबन 15 करोड़ की वॉच हाथ में पहनी हुई थी, क्योंकि वह एक एंटीक वॉच थी और दुनिया में एक लोटा पीस था, जिसे ऑक्शन में हर्षवर्धन ने खरीदा था। अनाया बेदर्दी से उसे वॉच को निकाल देती है। हर्षवर्धन को भी इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह तो बस देख रहा था कि उसकी क्यूट लिटिल वाइफ क्या कर रही है। अनाया उसे फेंकते हुए अपने हाथ में पड़ी हुई वॉच हर्षवर्धन के हाथ पर रखती है, और देखते हुए हर्षवर्धन कंफ्यूज होकर उसे पूछता है, अनाया, तुम ऐसे नहीं पहन सकती। उसमें बेल्ट तो फिट करो, सिर्फ मॉडल कैसे पहन सकती हो? इतना बोलकर वह उस पर हंसने लगा। ये देखकर अनाया उसे एक टेढ़ी मुस्कान के साथ बोली, इसे बेल्ट की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर वह सच में एक बटन को प्रेस करती है। ऐसा करते ही उसे वॉच के ऊपर हवा में एक लाइटनिंग स्क्रीन आ जाती है। उसे स्क्रीन पर कई सारे कोड लिखे हुए थे और काफी सारी चीज दिखा रही थी। उस पर ही अनाया कुछ टाइप करने लगती है और उस पर अपने फिंगरप्रिंट देती है, तो वह वॉच एक्टिवेट हो जाती है और किसी मशीन की तरह हर्षवर्धन के हाथ पर बंध जाती है। क्या जरूरत है हर्षवर्धन को उसकी बीच की? क्या आपको लगता है अनाया जान पाएगा सच हर्षवर्धन के रूम में? अब तक आप लोगों ने सुना कि वो घड़ी कलाई में रखते ही उसमें से 2 स्ट्रिप निकली और हाथ पर बंध गई। उसमें कोई स्ट्रिप नहीं थी, ना ही कुछ और था। वह काफी यूनिक तरह की वॉच थी और बिल्कुल हर्षवर्धन की बॉडी के हिस्से की तरह उस पर फिट हो जाती है। वह ज्यादा मोटी या फिर वजन वाली भी नहीं थी। हर्षवर्धन को महसूस भी नहीं हुआ कि उसने हाथ में कुछ पहना है, और उसका मॉडल बहुत ज्यादा क्लासी था। यहां तक कि उसकी बॉडी मटेरियल रोहडियम और ओडियम धातु से बनी हुई थी। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव धातु थी, जो बहुत कम मात्रा में दुनिया में पाई जाती है। इसीलिए अक्सर एक्सपेंसिव ज्वेलरी में बस इस धातु से साइन दी जाती थी। हर्षवर्धन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बीवी क्या कर रही है। वह बस कंफ्यूजन से अनाया को देख रहा था। अब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वह अनाया से पूछता है, वैसे तुम क्या कर रही हो और यह क्या है? क्योंकि अब तक हर्षवर्धन को समझ आ गया था कि यह कोई वॉच नहीं है। अनाया उसे देखते हुए बोली, यह एक रोबोटिक कम्युनिकेशन डिवाइस है। इसके बहुत सारे यूज हैं, लेकिन इसकी खास बात है कि इसके और मेरे हाथ में बंदी वॉच के कोड सिमिलर है। हालांकि मेरे पास जो है वह काफी एडवांस है, लेकिन तुमने जो पहनी है उसे मैंने खुद डिजाइन किया है और इसे मैंने अपनी वॉच से कनेक्ट किया हुआ है। इतना बोलकर वह अपने हाथ में पहनी वॉच में कुछ करती है, तो उस पर स्क्रीन में कुछ नजर आने लगता है। यह देखकर हर्षवर्धन चौंक जाता है, क्योंकि आज तक उसे लग रहा था कि अनाया ने बस मामूली सी वॉच पहनी थी। उसे नहीं पता था कि अनाया के पास कोई इतनी एडवांस लेवल की चीज भी होगी, और वह भी इतनी ज्यादा एडवांस चीज आज तक उसने भी नहीं देखी थी। वह अब इस चीज के बारे में जानने के लिए क्यूरोस था। वह अपने हाथ में पड़ी हुई घड़ी को छूकर देखता है, लेकिन उसकी स्क्रीन पर कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी हर्षवर्धन के ओर देखते हुए अनाया उसका दूसरा हाथ लेकर उसमें उसका फिंगरप्रिंट देती है। ऐसा करते ही वह एक्टिवेट हो जाती है। उसमें बहुत सारे फंक्शंस थे।
अनाया सबकी ओर इशारा करके हर्षवर्धन से बोली, मैंने तुम्हारा डेटा इस वॉच में डाल दिया है। अब सिर्फ तुम ही इसे एक्टिवेट कर सकते हो। इस वॉच में मेरी वॉच कनेक्ट है। इससे तुम्हें मेरे बारे में हर वक्त पता चलता रहेगा। इतना बोलकर वह एक स्विच ऑन करती है और हर्षवर्धन की ओर देखकर बोली, ये देखो, इसे ऑन करते ही तुम्हें वह हर चीज सुनाई देने लगेगी जो मेरे आसपास हो रही है। इसमें एक छोटा सा कैमरा भी है। इसे एक्टिवेट करने के बाद तुम्हें मेरे आसपास हो रही चीज नजर भी आएगी। जैसे मैं मेरी वॉच के कैमरे को एक्टिवेट करने के बाद मुझे यह दिखेगा कि आप कहां पर हो। इतना बोलकर वो अपने वॉच के कैमरा एक्टिवेट कर देती है। हर्षवर्धन यह देखकर काफी ज्यादा चौंक चुका था। उसके बाद एक फंक्शन की ओर इशारा करके हर्षवर्धन बोलता है, ये क्या है, जिस पर एक हार्ट का चिन्ह बना हुआ था। अनाया उसे देखते हुए बोली, यह मेरी हेल्थ कंडीशन दिखाएगा। अगर मेरी बॉडी में कोई प्रॉब्लम आएगी या फिर मैं बीमार पड़ी या फिर मुझे चोट लगी तो इस हिसाब से मेरी मेडिकल कंडीशन तुम्हें यहां पर नजर आएगी। कोई इमरजेंसी होगी तो इसमें रेड बटन भी चलने लगेगा। यह देखकर हर्षवर्धन और चौंक गया। उसके बाद वह उसे देखते हुए बोला, इसका मतलब तुम्हें भी मेरी मेडिकल कंडीशन नजर आएगी। अनाया मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल मिस्टर हस्बैंड, अब हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल जुड़ चुके हैं। मुझे तुम पर नजर भी तो रखनी है, लाइक बीवी बनकर। इतना बोलकर वो हंसने लगी। वही हर्षवर्धन भी जानता था कि वो मजाक कर रही है, तो उसे भी हंसना आ रहा था। तभी अनाया हर्षवर्धन को एक बटन की ओर दिखाते हुए बोला, यह हमारी कम्युनिकेशन के लिए है। उस पर टच करते ही उसमें बहुत सारे फोल्डर एक साथ खुलने लगे, जिसमें एक वॉइस मैसेज, एक टाइपिंग मैसेज, एक मोर्स कोड मैसेज, एक खुफिया लैंग्वेज का मैसेज, ऐसे कई सारे ऑप्शन नजर आने लगे। अनाया उसे दिखाते हुए हर्षवर्धन से बोली, इससे जब भी तुम चाहे मुझसे बात कर सकते हो और जब भी मैं चाहूं तुमसे बात कर सकती हूं या फिर तुम्हें मैसेज करके किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकती हूं। हर्षवर्धन यह सब कुछ देखकर इतना सेटिस्फाइड था कि वह तुरंत अनाया के होठों पर एक प्रेसिडेंट किस करते हुए बोला, थैंक यू बेबी, मुझे खुद से जोड़ने के लिए। क्योंकि हर्षवर्धन को उस घड़ी को पाने के बाद ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह अनाया को हर वक्त अपनी नजरों के सामने देख सकता था। और यह सच भी था। उसके दिल में अब सुकून आ गया था कि उसकी अनाया उसके काफी ज्यादा करीब होगी। वह उसके बारे में पता कर पाएगा। अनाया उसकी इस रिएक्शन से खुश होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़कर चली जाऊंगी? बिल्कुल नहीं। मैं नहीं चाहती कि दुनिया भर की लड़कियां मेरे हस्बैंड पर डोरे डालें। आखिरकार तुम मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी हो। इतना बोलकर वह अपनी आंख मार देती है। उसकी हरकत से हर्षवर्धन के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। तभी अनाया उसकी आंखों में आंखें डालकर गंभीर आवाज में बोली, एक बात का ध्यान रखना मिस्टर हस्बैंड, इसका इस्तेमाल लोगों के सामने मत करना। यह चीज काफी ज्यादा खतरनाक है और कई लोग इसे पाने के लिए तुम्हारे पीछे पड़ सकते हैं, क्योंकि अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लोग इसे पाने की कोशिश करेंगे। क्या इस चीज से हर्षवर्धन अनाया को खुद से दूर जाने देगा? और क्या अनाया दूर जाकर खुद को प्रोटेक्ट रख पाएगी? हर्षवर्धन के रूम में हर्षवर्धन भी यह चीज की गंभीरता जानता था, क्योंकि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया में नहीं आई थी। वह नहीं जानता था कि उसकी बीवी कितनी ज्यादा टैलेंटेड है जाम, और वह कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की मालकिन है, जिसके पास इतनी एडवांस चीज है। और अगर यह चीज बाहर आ गई तो गलत काम करने वाले लोग उससे यह चीज छीनने के लिए उसके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि यह चीज इतनी ज्यादा एडवांस थी कि एक देश का खात्मा ऐसे ही बैठे बैठे कर देती और लोगों को पता तक नहीं चलता। हालांकि हर्षवर्धन की सोच गलत नहीं थी। जो उसके हाथ में घड़ी पहनी हुई थी वह इतनी एडवांस नहीं थी। वो तो बस समुंदर में से एक बाल्टी जितना काम देती थी। लेकिन जो अनाया के पास थी, जिसे अनाया रेम कहकर बुलाती थी, उसके पास इतनी काबिलियत थी कि वह बैठे बैठे किसी भी मिलिट्री या फिर किसी भी देश के सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके उस देश की न्यूक्लियर मिसाइल को लॉन्च करने की काबिलियत रखती थी। और इसी वजह से अनाया ने आज तक उसे दुनिया से छुपा कर रखा था।
यहां तक कि उसने इस बारे में अपने खास आदमी तक को नहीं बताया था। लेकिन वह हर्षवर्धन पर काफी ज्यादा यकीन करने लगी थी और उससे प्यार भी करती थी, और उसे पता था हर्षवर्धन कभी उसे धोखा नहीं देगा। इसीलिए उसने अपना इतना बड़ा राज उसे बता दिया। हर्षवर्धन भी दिल ही दिल इस बात से काफी खुश हो रहा था, और उसे पता था कि अनाया अब उस पर खुद से भी ज्यादा यकीन करती है, और वह कभी अपनी बीवी का यकीन नहीं तोड़ना चाहता था। उसकी आंखों में प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला, शुक्रिया बीवी, मुझ पर इतना यकीन करने के लिए, और मुझ पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करने के लिए। और तुम चिंता मत करो, इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। ये मेरा और मेरी क्यूट लिटिल वाइफ का सीक्रेट रहेगा। ये सुन अनाया भी उसके होठों पर एक किस कर देती है। कपूर मैंशन में, जहां हमारी हीरोइन की जिंदगी इतनी सुकून से बीत रही थी, और वह दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश थे, लेकिन कोई और लोग भी थे जिनकी जिंदगी में तूफान मचा हुआ था। यह था कपूर खानदान, क्योंकि हर तरफ से उनको बस नीचे दिखाई जा रहा था और लोग उन्हें नीची नजरों से देख रहे थे। कपूर मैंशन में इस वक्त काफी गंभीर महल चल रहा था, जहां पर झांवी कपूर गुस्से से पागल हुई जा रही थी और वह हर चीज इधर उधर फेंके जा रही थी। वह गुस्से में दांत पीसते हुए चिल्लाकर बोली, डैड, आप अब तक घटिया लड़की को यहां क्यों नहीं ला रहे? उसके आने के बाद ही हम इन सभी लोगों का मुंह बंद कर सकते हैं। अगर ऐसा ही चला रहा तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेरा खड़ा होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। पूरी इंडस्ट्री में सिर्फ यही बातें हो रही हैं कि मैं उस 2 कौड़ी की लड़की की जगह छीनी है, लेकिन यह सब कुछ सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। मेरा बस चले तो मैं उस लड़की को यहां आने से पहले ही मार दूं। रवीना भी उसे शांत करते हुए बोली, शांत हो जाओ बेटा, तुम्हारी मां सब कुछ ठीक कर देगी। फिर वह भी गुस्से में अपने पति राजेश कपूर को देखते हुए बोली, आपको नजर नहीं आ रहा है कि मेरी बच्ची कितनी परेशान और गुस्से में है? आप उस मनहूस को ले क्यों नहीं आते? एक बार वह आ गई तो उसे कैसे निपटना है वह मैं देख लूंगी, आप बस उसे यहां ले आइए। राजेश कपूर को भी अब बर्दाश्त नहीं हुआ। वह गुस्से में दांत पीसते हुए अपनी बेवकूफ बीवी को करते हुए बोला, तुम्हारे दिमाग घुटनों में है। तुम बस साजिश करने में और लोगों से चीजें छीनने में ही अच्छी हो। अगर दिमाग नहीं चलता तो उसे मत चलाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं चाहता कि वह यहां आए? तुम सबसे ज्यादा मैं यह चाहता हूं कि वह यहां आ जाए, ताकि मेरे बिजनेस में जो प्रॉब्लम आ रही है वह खत्म हो जाए और बिजनेस ट्रैक पर आ जाए। क्योंकि अगर बिजनेस डूबा तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद उसके आने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जानवी गुस्से में बोली, तो आप उन्हें ले क्यों नहीं आ रहे? वह कहां मर गई है? राजेश कपूर इस तरह गुस्से में दांत पीसते हुए बोले, जहां हमने उसे भेजा था वहां मेरी 2 टीम जा चुकी हैं, लेकिन पता नहीं वह कहां गायब हो गए। जब पिछली बार मुझे इस बारे में खबर मिली थी तो मुझे पता चला था कि जिस जगह पर हमने अनाया को छोड़ा था वह जगह पहले जैसी नहीं रही। वहां पर एक शावलिंग मोंक टेम्पल बन चुका है। वहां पर लोगों का मेडिकेशन उनकी बीमारियों के साथ साथ अब वहां पर लोगों को पुरानी सेल्फ डिफेंस तकनीक भी सिखाई जाती है, और खुद की इंद्रियों पर काबू पाने के लिए मेंटल एक्सरसाइज भी होती है। वह जगह अब पहले से काफी बदल चुकी है और वहां पर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। हमारे लोग तो अंदर घुस तक नहीं पा रहे हैं। उस लड़की तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। इसीलिए मैं खुद उसे लेने के लिए कल जा रहा हूं। यह सुनकर वह दोनों गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, उसे लेने के लिए आपको जाने की जरूरत नहीं है। उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। किसी को कहो उन घटिया आश्रम को ठिकाने लगा दे। ये कोई बड़ी बात नहीं है। यह सुनकर राजेश कपूर अपने सामने खड़ी दोनों औरतों को किसी बेवकूफ की तरह घूरते हुए बोले, तुम्हें क्या लगता है वह तुम्हारी कोई गली का आश्रम है जो 6 लोग जाएंगी और उसे आश्रम को खत्म करके आ जाएगी? वह अब एक नेशनल आयुर्वेद केंद्र बन चुका है और वहां पर फॉरेन कंट्री से टाइप जुड़ा हुआ है। क्या अनाया वापस आएगी? और क्या आने के बाद कपूर खानदान उससे सब कुछ छीन लेगा? और क्या इन सब के पीछे वो छुपा हुआ दुश्मन था? कपूर मैंशन में अब तक आप लोगों ने सुना कि उस छुपे हुए गांव के साथ फॉरेन कंट्री की जुड़ी हुई थी, क्योंकि अब वहां पर सावलिंग मांग टेम्पल बन गया था।
उन्हें चलाने के लिए चीन से एक महान मोंक की टीम आई थी, जिनकी सिद्ध काफी ज्यादा है और चीन की गवर्नमेंट तक उनकी बात नहीं टालती। और वह मामूली सा और छोटा सा गांव का वह आश्रम दुनिया की एक जानी मानी प्रॉपर्टी बन चुका है, और जहां पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट भी सिक्योरिटी देती है और वहां पर मुंह उठाकर कोई भी नहीं जा सकता। वह इलाज करवाने के लिए बड़े बड़े लोग लाइन में लगते हैं, क्योंकि दुनिया की नंबर 1 डॉक्टर जिनके नाम से पेशेंट ठीक हो जाते हैं, डॉक्टर एना, अपने ज्यादातर ऑपरेशन या पेशेंट को वहीं पर ठीक करने के लिए आती है, और वहां के लोग डॉक्टर एना को अपने चेहरे से पहचानते हैं। उनके अलावा आज तक उस महान डॉक्टर का चेहरा किसी ने नहीं देखा। और तुम्हें लगता है कि ऐसी जगह पर तुम्हारे कुछ 20 लोग जाएंगे और अनाया को निकालकर बाहर ले आएंगे। अपने दिमाग का इस्तेमाल करना सीखो। राजेश कपूर एक सांस ने और गुस्से में यह सब कुछ बोल जाते हैं। वही राजेश कपूर की बात सुनकर जानवी और रवीना तो सदमे में जा चुके थे। उन दोनों का मानना था कि अगर अनाया वहां है तो वह काफी इन्फ्लुएंस लोगों को जानती होगी, और अगर ऐसा नहीं है तो उस टेम्पल के लोग तो उसे काफी अच्छे से जानते होंगे। लेकिन वह दोनों तो अनाया को टफ, मुश्किल जिंदगी देना चाहते थे और बेवकूफी की तरह बड़ा होना देना चाहते थे, जिसे कुछ ना आता हो, ताकि वो बड़े खंडानों के लोगों के साथ उठना बैठना ना आए। और यह सच भी था। तभी रवीना कुछ सोचते हुए बोली, क्या हुआ? वह लड़की वहां पर है तो उसे कुछ आता जाता नहीं होगा। वैसे भी उसे वहां पढ़ाएगा कौन? वहां पर स्कूल थोड़ी ना है। वह एक बेवकूफ गवार लड़की ही होगी, को वहां पर नौकर होगी। जानवी को भी अपनी मां की बात सही लगी। वह अपने पापा की ओर देखकर ऑर्डर देने के लहजे में बोली, आप जाओ और उस घटिया लड़की को लेकर आओ, ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और मैं नहीं चाहती कि इसमें कोई देरी हो। वैसे भी मेरे पास से 2 फिल्म के कॉन्ट्रैक्ट जा चुके हैं। मैं और प्रॉब्लम हैंडल नहीं कर सकती। वहीं जानवी का यह अंदाज देखकर राजेश कपूर उसे अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगे, क्योंकि वह उसे किसी नौकर की तरह ऑर्डर दे रही थी। वही अपनी बेटी की बात तो रवीना कपूर को भी थोड़ी बुरी लगी, लेकिन वह अपनी बेटी से अंधा प्यार करती थी। इसीलिए अपने पति के बदलते एक्सप्रेशन देख उसे समझाते हुए बोली, आप शांत हो जाइए। वो बस गुस्से में है, इसलिए इस तरह से बात कर रही है। आपको पता नहीं है वह 2 दिन से कितनी ज्यादा परेशान चल रही है। उसने ढंग से कुछ खाया भी नहीं है। आप बस उस मनहूस को ले आइए, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इतना बोलकर वह भी वहां से जाने लगी। जंगल के बीच सुनसान विला में आधी रात का समय चल रहा था। जंगल के बीच एक बड़े से आलीशान विला के अंदर, जहां का माहौल काफी ज्यादा अलग था, क्योंकि वहां पर हर तरह लोग हथियार लेकर खड़े थे और उसे इलाके की सिक्योरिटी कर रहे थे। यहां तक कि उस विला से दूर 2 किलोमीटर तक का एरिया गार्ड्स से घिरा हुआ था। यह विला वैसे तो घने जंगलों में झाड़ियां के बीच छुपा हुआ था और ऊपर से देखने पर कोई आम सा विला नजर आता था, लेकिन जो इस जगह के बारे में जानता था उसे ही पता था कि यह नर्क के राजा की जगह थी। हां, यहां किसी और की नहीं, अंडरवर्ल्ड किंग की जगह थी। वही अंडरवर्ल्ड किंग जो पिछले कुछ सालों से गायब हो चुका था, या फिर कह सकते हैं कि इसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। वह एक तूफान की तरह था। वो जिस भी जगह से गुजरता था या फिर जिसकी भी जिंदगी पर उसकी नजरें पड़ती थीं, वह उसे वीरान करके निकल जाती थी। लेकिन उसकी एक खासियत थी, वह गलत काम भी सही तरीके से करता था। यानी कि जब से वह अंडरवर्ल्ड की गद्दी पर बैठा है, तब से ही उसने लड़कियों की तस्करी, ड्रग्स माफिया, पेटलर जैसे कई सारे ऐसे गंदे धंधे बंद करवा दिए, जिसे बंद करवाने के लिए दुनिया की हर सरकार मेहनत कर रही थी। यही वजह थी कि दुनिया की हर सरकार अंडरवर्ल्ड किंग की बात मानती थी और उसका सहयोग करती थी। हालांकि आज तक किसी ने उसे देखा नहीं था। वही इस विला के कमरे में कुछ लोग एक औरत को टॉर्चर कर रहे थे। वह औरत चिल्लाकर खुद को छोड़ने के लिए कह रही थी, क्योंकि उसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी वहां दूर खड़ा एक आदमी आगे आते हुए बोला, बस करो, अगर यह मर गई तो किंग हमें नहीं छोड़ेंगे, वो आते ही होंगे। अभी वह इतना ही बोला था, तभी रूम का दरवाजा खुला और 2 एक्सट्रीमली मस्कुलर आदमी अंदर आए। उन दोनों ने ही अपने चेहरे पर एक मास्क पहने हुआ था
वह गोल्डन कलर का यूनिक मास्क जिसके कोने पर लायन का चिन्ह बना हुआ था, जिसे देखकर बड़े से बड़ा आदमी डर से कांपने लगता था। वह अपने काफी खतरनाक ऑरा के साथ चलकर अंदर आया और सामने पड़ी हुई चेयर पर बैठ गया। उसके साथ ही एक और आदमी आया जिसके चेहरे पर भी मास्क था, लेकिन वह थोड़ा अलग था। वहां खड़े हर इंसान ने एक मास्क पहना था, लेकिन वह अलग अलग था। उन सभी के मास्क पर यूनिक पैटर्न थी। जैसे सबसे फर्स्ट रैंक में लायन मस्क था, जो अंडरवर्ल्ड किंग का था, जिसे वह अकेले ही पहनते थे। उसके नीचे उसके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड का मास्क था, जिसमें गोल्डन कलर से यूनिक पैटर्न में SS लिखा हुआ था। वहां पर लोगों की ताकत के हिसाब से उन्हें रैंक दिया जाता था। सबसे ताकतवर इंसानों को SS रैंक या फिर S++ रैंक दी जाती थी। बाकी सारे गार्डन के मास्क पर A++ और जो वहां पर ट्रेनिंग लेते थे, उनके मास्क पर उससे नीचे का लोगो लगा हुआ था, जो किंग पास बैठा था। किंग के बाद सभी लोग उसी का आर्डर मानते थे। वह छुपाकर उस औरत के आंखों में देखते हुए गंभीर आवाज में बोला, अभी भी वक्त है, सच बता दो, क्योंकि अगर हम सच उगलवाने पर आ गए तो तुम्हारा जीना भी मुश्किल हो जाएगा। यह सुनकर वो लेडी डॉक्टर डरने लगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, मौत से भी ज्यादा बदतर जिल्लत की जिंदगी है। लेकिन वह औरत अभी भी मुंह खोलने को तैयार नहीं थी। कौन है वो औरत और किंग ने उसे क्यों पकड़ा है, और किंग कौन है? अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।